नमस्ते। भारत के इतिहास के संभावित प्रश्न की श्रृंखला में पुनः आपका स्वागत है। इसके पहले जो है हमने आरएडी इसमें 8 लेक्चर कवर किए हैं और 8 लेक्चर में भारत के इतिहास में हमने अब तक जो मौर्य काल है उससे संबंधित कुछ क्वेश्चन डिस्कस किए थे। करीब जो है उसने अब तक उसमें करीब 157 क्वेश्चन मैंने डिस्कस किया हुआ है। हालांकि वल्नरेबल बेस्ड क्वेश्चन है मगर स्टेटमेंट बेस्ड है। तो अब आगे बढ़ना है वहां से हमें, और आज हमें जो है मौर्य काल से संबंधित और उसके बाद फिर मरुत्तर काल से संबंधित मैंने कुछ प्रश्न कवर किए हैं। तो अभी तो ठीक हम वल्नरबल बेसिस पर क्वेश्चन ले रहे हैं, आगे चल करके इस पर जो मल्टी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है उनको भी कवर करेंगे। तो चलते हैं सीधे प्रश्न की तरफ। अभी जैसे कि जिस तरह से सीजीपीएससी में जो ट्रेंड जिस तरह से बदल रहा है एक्चुअल में, या फिर ये कह सकते हैं कि भारत के इतिहास को लेकर के, या फिर इस तरफ भारत के संविधान को लेकर के, या फिर अर्थव्यवस्था को लेकर के, तो उसमें प्रश्नों के पैटर्न में काफी बदलाव आया है। तो थोड़ा सा समझना है एक्चुअल में। देखो, इतिहास ऐसा है जहां पर तथ्य तो बहुत बड़ी मात्रा में है, मगर अब समस्या ये होता है कि इन तथ्यों को ठीक तरीके से मेमोराइज कैसे किया जाए। तो स्वाभाविक रूप से क्या होता है, कोई अगर मान लो हम फैक्ट्स को अगर रेंडमली अगर याद करते हैं तो उसको दिमाग में रखना जो है बहुत मुश्किल काम होती है। मगर इतिहास को भी अगर ठीक तरीके से समझा जाए, उनको साइंटिफिकली अगर समझे एक्चुअल में, और उसमें तथ्यों को अगर हम सही क्रम में अगर व्यवस्थित करते चले जाए, तो इतिहास में तथ्यों को याद करना आसान होगा। वो जैसे कि मैंने इसके पहले बताया कि भारत के इतिहास को पढ़ने के लिए सबसे जो महत्वपूर्ण है वह है कि इतिहास की पूरी जो क्रोनोलॉजी है आपकी, वो बिल्कुल पता होना चाहिए, बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए कि पहले पाषाण काल है, उसके बाद फिर उसमें ताम्रपाषाण काल है, फिर हड़प्पा काल है, फिर वैदिक काल है, उसके बाद फिर महाजनपद काल है, फिर इसमें मौर्य काल है, महोत्तर काल है, फिर पूर्व मध्य काल है। तो हम 1200 ईस्वी तक पहुंच गए। ये बिल्कुल क्लियर कट दिमाग में होना चाहिए। और इसमें अब देखना इसमें यह होता है कि भाई सबसे पहले हम जब किसी व्यक्ति के बारे में बात करते हैं, किसी राज्य के बारे में बात करते हैं, किसी देश के बारे में बात करते हैं, तो सबसे पहली बातें क्या होती है? राजनीति की, राजवंश की, या फिर उनकी शासन व्यवस्था की, उनके प्रशासन की। तो सबसे पहले जो है हमें इतिहास में ये देखना है एक्चुअल में, और कम से कम विशेष रूप से जो है इस तरफ जो वैदिक काल है वहां से, तो वैदिक काल से लेकर के अगर हम उनको 1707 तक के पूरे कालखंड को एक पूरी विकास के क्रम में अगर देखें, परिवर्तन के क्रम में देखें, तो परिवर्तन में क्या नजर आएगा? राजनीतिक जीवन में परिवर्तन। इसका मतलब ये है कि राज्य बना, तो पहले तो वैदिक काल में, पूर्व वैदिक काल में राज्य था ही नहीं, उस समय जन हुआ करते थे। आगे चल करके उत्तर वैदिक काल में जनपद बन गए। उसके बाद फिर 6ठी सदी से पूर्व में वही जनपद महाजनपद बन गए। फिर वहां से राज्य बनना शुरू हुआ, उसी में फिर राज्य का विस्तार हुआ, तो उसमें मगध साम्राज्य बन गए। तो उसके बाद फिर ये मगध साम्राज्य का और लगातार विस्तार होते चले गया, जिनकी परिणति जो है मौर्य साम्राज्य के रूप में हुआ। मगर साथ में हम ये भी जानते हैं कि मौर्यों के बाद जो है मौर्य साम्राज्य का विघटन हो गया। स्वाभाविक है, उसमें छोटे छोटे राज्य बने, और भारत जिस समय छोटे छोटे राज्यों में बदला है, उस समय भारत में विदेशियों का आक्रमण हुआ है। तो इसी क्रम में जो है इस तरफ पहले साइरस जो यूनानी शासक था, उनका उसने आक्रमण का प्रयास किया गया 6ठी सदी से पूर्व के आसपास में। उसके बाद इसी क्रम में इस तरफ ईरानी शासक थे डेरियस प्रथम, उसने भी आक्रमण किया। मगर उसके बाद परिणाम जानते हैं कि लगभग 326 ईसा पूर्व के आसपास सिकंदर ने भारत में आक्रमण किया था। तो ये मैं उसी फेज की बात कर रहा हूँ। तो ये एक्चुअल में पॉलिटिकल डेवलपमेंट की बात कर रहा हूं मैं, कि कैसे जो है राज्य, उसमें कुछ पहले छोटे जन आधारित राज्य, फिर क्षेत्र आधारित राज्य, और एक विशाल साम्राज्य की स्थापना किया, उनका विघटन हुआ, छोटे छोटे राज्य बने। तो प्रश्न हमारे लिए अक्सर जो बनते हैं बनते हैं माफ कीजिएगा बनते हैं माफ कीजिएगा, उसमें जो है राजा, राजवंश कौन था? राज्य हो गए, भौगोलिक क्षेत्र हो गया, तो उसमें राजवंश क्या है? राजवंश में शासक कौन है? शासक में पहले शासक कौन है, दूसरे शासक कौन है, या फिर वास्तविक शासक कौन है? उस शासक ने कौन कौन से काम किए हैं? उसने किसके साथ में युद्ध लड़ा, किस क्षेत्र को जीता? उसमें शासन की व्यवस्था किस प्रकार की है, उनकी प्रशासनिक ढांचा किस प्रकार की है, उसमें केंद्रीय स्तरीय प्रशासन कैसा है, प्रांतीय स्तरीय प्रशासन कैसा है, और स्थानीय स्तरीय प्रशासन कैसा है, उनके अधिकारी कैसे हैं? ये एक्चुअल में जो है भारत के इतिहास का
रणनीतिक दृष्टिकोण है। या फिर हम यूं कहें कि ये भारत का राजनीतिक इतिहास है। तो हम प्राचीन काल से, पर्टिकुलरली वैदिक काल से लेकर के जो है पूरे प्राचीन काल में राजनीतिक जीवन में किस प्रकार से परिवर्तन हुए हैं, राज्य कैसे बने और कैसे बिगड़े, ये पूरा का पूरा एक परिवर्तन को अगर समझ जाते हैं हम, तो उसमें कौन सा राजा पहले हुआ है और कौन सा राजा बाद में हुआ है, किस राजा ने किस क्षेत्र को जीता, किसने कहां पर आक्रमण किया और किसने किस विदेशी आक्रमणकारी का उसने सामना किया, ये बहुत क्लियर कर दिमाग में रहेगा। मगर सबसे इंपॉर्टेंट, जैसे बताया मैंने, पहली शर्त इतिहास को समझने के लिए है ये क्रोनोलॉजी स्पष्ट होना चाहिए, कि कालक्रम स्पष्ट होना चाहिए। दूसरा, उसमें रणनीतिक परिवर्तन किस प्रकार से हो ये स्पष्ट होना चाहिए। तीसरा, इसमें आर्थिक जीवन किस प्रकार से होगी। अब अर्थव्यवस्था का मतलब क्या है, अभी तो वर्तमान में ठीक है, अभी वर्तमान में बिल्कुल एक मॉडर्न इकोनॉमी है, ये आधुनिक अर्थव्यवस्था है, मगर प्राचीन काल में तो नहीं हुआ करता था। तो ऋग्वैदिक काल में कैसी अर्थव्यवस्था हुआ करता था, क्या उस समय कृषि महत्वपूर्ण होते थे या फिर पशु महत्वपूर्ण होता था, पशुपालन महत्वपूर्ण होता था, उस समय क्या शिल्प और उद्योग होते थे, और यदि होते थे तो किस तरह का होते थे, उस समय क्या व्यापार और वाणिज्य होते थे तो किस तरह से होते थे, उसमें मुद्रा उस समय होते थे या नहीं होते थे, यदि मुद्रा होते थे तो उनको क्या कहते थे, क्या उनको निष्क कहते थे या क्या उनको शतमान कहते थे। ये पूर्व वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल में कैसे परिवर्तन हुआ। उसके बाद छठी सदी से पूर्व, छठी सदी इससे पूर्व का कालखंड जिनको कहते हैं, ये उन्नत कृषि आधारित वर्ष व्यवस्था का काल था। उन्नत कृषि भी है, व्यापार और वाणिज्य भी है, शिल्प और उद्योग भी है, मुद्रा का भी विकास हो गया, आहत मुद्रा का भी विकास हो गया, बड़ी मात्रा में आंतरिक और बाहरी व्यापार है, ये उनकी अर्थव्यवस्था। तो स्वाभाविक रूप से ये अर्थव्यवस्था, यही जो अर्थव्यवस्था है, आगे चल करके मौर्यों के समय और विस्तार हुआ, जिनकी जानकारी हमें कौटिल्य के अर्थशास्त्र से मिलती है। तो अर्थव्यवस्था को भी अगर समझना है तो हमें एक परिवर्तन को समझना पड़ेगा। तो भारत के आर्थिक इतिहास का मतलब ये है कि पूर्व वैदिक काल से लेकर के इस तरह पूरे प्राचीन काल में अर्थव्यवस्था किस तरह से विकसित हुई है, हमें उनको समझना होता है। अब इसमें कहेंगे कि कोई मुद्रा कब स्थापित हुआ, मुद्रा का शुरुआत भारत में कब हुआ, तो सबसे पहले जानते हैं आहत मुद्रा का शुरुआत हुआ छठी सदी इस पूर्व आसपास में। इसके पहले तो कोई मुद्रा होता ही नहीं था हमारे पास में, तो यहां से शुरुआत हुआ। उसके बाद इसी क्रम में और आगे उनका सामाजिक जीवन। तो सामाजिक जीवन का मतलब क्या है, हम पूरे भारत के इतिहास में सामाजिक रूप से कैसे विकसित हुआ है, या फिर यूं कहा जाए कि भारत का सामाजिक इतिहास कैसा है, सोशियोलॉजिकल हिस्ट्री क्या है भारत की। तो स्वाभाविक है हमें कहां जानकारी मिलेगा, हमें ढूंढना पड़ेगा, सीधे पहले ढूंढना पड़ेगा कहां पर, वैदिक काल में। क्योंकि उसके पहले की जो परंपरा में, जो हड़प्पा में किस प्रकार का था समाज के बारे में बहुत अधिक हम नहीं जानते। उसका बेसिक कारण क्या है, एक तो जो पुरातात्विक अवशेष जो मिले हैं वो सीमित मात्रा में है, इनके साथ साथ दूसरी बड़ी लिमिटेशंस है कि हमने आज तक उनकी जो है लिपि को पढ़ नहीं पाए हैं। तो स्वाभाविक है वैदिक पूर्व हड़प्पा काल की समाज किस प्रकार का था उसकी हमें बहुत स्पष्टता नहीं है, मगर वैदिक के बारे में जानते हैं। साहित्यिक स्रोत उपलब्ध है हमारे पास में, चारों वेद है, ब्राह्मण ग्रंथ है, अरण्यक ग्रंथ है, उपनिषद है, हमें उससे जानकारी मिलती है कि उस समय उनकी समाज कैसा हुआ करता था। तो पूर्व वैदिक काल में समाज उस समय गोत्र हुआ करता था। तो गोत्र का स्वरूप क्या था, ऋग्वेद में तो गोष्ठ शब्द का प्रयोग मिलता है, गोत्र शब्द एग्जैक्टली तो बाद में बना, बाद में स्थापित हुआ ये कह सकते हैं। फिर उसी में वर्ण जो हुआ करता था, तो वर्ण का तो रंग, वर्ण का अर्थ पहले तो रंग के रूप में हुआ करते थे, बाद में फिर पेशा जो है, वर्ण का मतलब एक पेशा बन गया। पुरोहित वेदों का अध्ययन अध्यापन करवाता है, यज्ञ हवन करवाता है, पुरोहित कहलाए। जो सुरक्षा देता है वो क्षत्रिय कहलाए। तो इस प्रकार से पेशा आधारित जो है वर्ण व्यवस्था बना, पहले रंग के आधार पर, फिर उसके बाद में कर्म के आधार पर, फिर उसके बाद में जन्म के आधार पर, ये जो है वर्ण व्यवस्था स्थापित हुआ। अब पूर्व वैदिक काल में क्या उस समय आश्रम व्यवस्था था, बिल्कुल भी नहीं था। उत्तर वैदिक काल में आश्रम व्यवस्था स्थापित होना शुरू हुआ और छठी सदी ईसा पूर्व में आकर के आश्रम व्यवस्था पूर्ण रूप से स्थापित हो गया। वैसी सेम संस्कार व्यवस्था, तो संस्कार व्यवस्था जो है पूर्व वैदिक काल में धुंधला धुंधला सा प्रतीत होता है, मगर उत्तर वैदिक काल में संस्कार, बहुत सारे संस्कारों का उल्लेख मिलना शुरू हो गया। और यही संस्कार जो है 16 संस्कार के रूप में छठी सदी ईसा पूर्व के रूप में
पूर्ण रूप से स्थापित हो गए। इनके साथ साथ पुरुषार्थ, पुरुषार्थ की व्यवस्था, तो पुरुषार्थ की व्यवस्था ऋग्वेद काल में तो बहुत कोई स्पष्टता नहीं है, क्योंकि ऋग्वेद काल में जो है वो तो इसी जीवन को जो है सुखमय बनाने का प्रयास करते हैं और इसके लिए देवताओं की पूजा करते हैं। तो उस समय जो संस्कार की, जो पुरुषार्थ की व्यवस्था है, जिनमें धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष होता है, ये तो बहुत स्पष्टता नहीं है। मगर उत्तर वैदिक काल में अब पुरुषार्थ जो है धीरे धीरे स्पष्ट होना शुरू हुआ। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये चार पुरुषार्थ छठी सदी ईसा पूर्व के आसपास आते आते बिल्कुल स्पष्ट रूप से स्थापित हो गया। मोक्ष बहुत महत्वपूर्ण, धर्म बहुत महत्वपूर्ण, इन दोनों की सार्थकता के लिए इस तरफ अर्थ और काम, इनके साथ साथ और भी कई डेवलपमेंट हुए। ये सीधे तौर पे क्या बता रहा है, सामाजिक जीवन कैसा था उनका। इनके साथ साथ इसी में जो है महिलाओं की स्थिति, तो पूर्व वैदिक काल में महिलाओं की स्थिति, उत्तर वैदिक काल में महिलाओं की स्थिति में पहले की तुलना में गिरावट आया। छठी सदी से पूर्व के आसपास में और गिरावट आया, मरणोत्तर काल में और भी गिरावट आया, गुप्त काल में छठी सदी सती सती प्रथा के साक्ष्य मिलते हैं 510 ईस्वी में। तो ये एक्चुअली में महिलाओं की स्थिति में किस प्रकार से परिवर्तन आया है, हमें इसको भी देखना होता है। स्वाभाविक रूप से चाहे प्रारंभिक परीक्षा हो चाहे मुख्य परीक्षा हो, किसी भी एग्जाम में परिवर्तन से ही प्रश्न पूछते हैं। इसके साथ साथ दूसरा सबसे लास्ट का जो एस्पेक्ट है इसमें उनका सांस्कृतिक जीवन। तो सांस्कृतिक जीवन में सबसे पहले क्या होता है, धर्म, दर्शन, कला और भी कई सारी चीजें, भाषा, उनका साहित्य, ये सबका विकास ही एक समेकित रूप से क्या है, सांस्कृतिक जीवन है। तो पूर्व वैदिक काल में संस्कृति मीन्स उनका धर्म। तो वैदिक धर्म क्या हुआ करता था, तो कर्मकांड है, यज्ञ हवन है, देवताओं की प्रार्थना है। उत्तर वैदिक काल में यज्ञ हवन कर्मकांड की मात्रा बढ़ गया है, ब्राह्मण ग्रंथों की रचना हुआ है, यज्ञ विधि विस्तार हो गया है। इससे कुछ लोग इतर वहां जो है ब्राह्मण ग्रंथ की कुछ अरण्यक ग्रंथों की रचना किए, सबको बलवती मिला। तब के बाद वहां उपनिषदों का जो है फेज आया, उसमें ज्ञान को महत्व रूप से स्थापित कर दिया। उसके बाद छठी सदी ईसा पूर्व के आसपास बहुत सारे विचार आए, कुछ वैदिक परंपराओं से भी आए और कुछ गैर वैदिक जो परंपरा है वहां से भी आए। बौद्ध धर्म का विकास हुआ, जैन धर्म का भी विकास हुआ। इसके साथ साथ और कई जो है ऐसे जो है उस समय कई भौतिकवादी संप्रदाय भी विकसित हुए। तो ये एक्चुअल में धर्म में धार्मिक जो मान्यताएं हैं उसमें कौन कौन से नए नए आयाम जुड़ते जा रहे हैं, ये परिवर्तन है। ये तो स्वाभाविक है हमें बौद्ध धर्म को जानना, जैन धर्म को जानना। तो ये एक्चुअल में क्या है, उनका सांस्कृतिक परिवर्तन। हालांकि इसमें जो है दर्शन भी है, बहुत सारी चीजें इनमें से। तो ये एक्चुअल में अगर इन तथ्यों को दिमाग में रख रहे हैं तो भारत के इतिहास को समझने का जो है और कई तरीका हो सकता है, मगर उनमें से एक तरीका साइंटिफिकली यहां भी है कि हम भारत के पूरे भारत के इतिहास को, यहां तक कि अगर 1707 तक के भारत के इतिहास को वैदिक काल से तीन ही एस्पेक्ट में समझा जा सकता है। एक राजनीतिक जीवन के रूप में, दूसरा आर्थिक जीवन के रूप में, तीसरा सामाजिक जीवन के रूप में और चौथा सांस्कृतिक जीवन के रूप में। पूरे फैक्ट्स जो है इसी कॉन्सेप्ट के अंदर जो है याद होते चले जाएंगे। तो एक बार जो याद होगा तो पूरी जीवन भर याद रहने वाले हैं। कितने भी एग्जाम दे लें उसमें सभी चीजें, क्योंकि हम कॉन्सेप्ट में डाल करके तथ्यों को याद किए हैं। तो एक्चुअल में जो है चीजों को जो है समझने का तरीका यहाँ होता है भारत के इतिहास को विशेष रूप से। तो इसी संदर्भ में जो है मतलब मेरा जो हमारा जो अप्रोच है वो इसी तरह से कि एक बार इन चीजों को समझ लिया जाए तो कोई भी एग्जाम दो, चाहे प्रारंभिक परीक्षा चाहे मुख्य परीक्षा, वहां से प्रश्न बनने ही है। उसी क्रम में प्रश्न दे रखा है, जैसे कि 158 क्वेश्चन है हमारा ये। अब आज के लेक्चर में पहला क्वेश्चन हुआ। अब इसमें जैसे प्रश्न ये है इसमें कि मौर्य शासक अशोक के बृहद स्तंभलेख निम्नलिखित में से किस स्थान से नहीं मिला है। तो सबसे पहले तो हमें ये जानना है इसमें कि जैसे मैंने बताया कि कालखंड को जानना है तो मौर्य काल, तो मौर्य काल की बात हो रही है तो स्वाभाविक उसे हमारे दिमाग में सबसे पहले ये आ जाना चाहिए, ये एक्चुअल में जो है पूर्व मध्यकाल से पहले, मतलब छठी सदी ईसा पूर्व से पहले, 600 बीसी से पहले, 600 बीसी से 400 बीसी के पहले, उसके बाद जो कालखंड आया, मतलब यहां जो है एक प्रकार से इस तरफ
600 बीसी और 600 बीसी से जो है 400 बीसी के बाद जो मौर्य काल है, फेज 400 बीसी से लेकर के 200 बीसी तक रफली। हालांकि 185 बीसी में जो है मौर्यों का उनका समापन हो गया, पतन हो गया, बिल्कुल पता है मुझे ये, मगर रफली इनको समझना है क्योंकि उसमें वो डेटा पर हमें जाना नहीं है, मेनली समझना है। अभी तो मौर्य काल हुआ, अब मौर्य काल के बाद में आगे 200 बीसी से फिर आगे जो है इसमें लगभग लगभग जो है 300 बीसी तक, 300 बीसी तक या 300 ईसा पूर्व तक, 300 ईस्वी तक एक्चुअल में अगर देखा जाए 300 ईस्वी तक, तो ये जो फेज है ये गुप्त काल हो गया। उसके बाद का जो फेज इस तरफ आगे गुप्तोत्तर काल, 600 बीसी तक गुप्तोत्तर काल हुआ, 600 ईस्वी पूर्व तक गुप्तोत्तर काल हुआ, फिर 600 से आगे जो है ये 750 ईस्वी तक, 750 ईस्वी तक ये गुप्तोत्तर 600 से 750 ईस्वी गुप्तोत्तर फेज हुआ। उसके बाद फिर 750 से आगे जो है 1200 ईस्वी तक पूर्व मध्यकाल के फेज होता है। तो परिवर्तन तो इसी में है। अब इसमें राजा अगर देखें तो यहाँ पर मौर्य वंश है, उसके शासक जैसे कौन है यहाँ पर, पहले तो शासक जानते हैं चंद्रगुप्त मौर्य था, उसके बाद फिर इसमें बिंदुसार, उसके बाद फिर क्या है अशोक, और इसी के बारे में पूछ रहा है। अशोक के बारे में ऐसा कहते हैं कि अशोक जो है भारत में, विशेष रूप से प्राचीन भारत में ये पहला शासक था जिन्होंने बड़े बड़े स्तंभों में, बड़े बड़े शिलाओं में अपने लेख प्रकाशित किए, उत्कीर्ण करवाए, ये कह सकते हैं। ये सम्राट अशोक के जो है 7 बृहद स्तंभ लेख मिले हुए हैं 6 जगहों से। वैसी जो है 14 बृहद शिलालेख मिले हुए हैं। हालांकि लघु शिलालेख भी है और लघु स्तंभ लेख भी है, मगर उसमें से प्रश्न हमारे लिए पूछा हुआ है कि ये सम्राट अशोक के बृहद स्तंभ लेख निम्नलिखित में से किस स्थान से नहीं मिला है। अब देखो यहाँ पर 4 स्थान दे रखा है, मगर जैसे मैंने बताया कि वो स्थान कुल मिलाकर के 6 जगह है जहां से सम्राट अशोक के जो है हमें स्तंभ लेख, बृहद स्तंभ लेख मिला है। तो स्वाभाविक है हमें तो सिर्फ इतना ही करना है ना भाई, वो 6 जगहों को याद कर लेना है। वो 7 स्तंभ लेख कौन कौन से हैं, जिनमें से एक जैसे कि इसमें, एक तो जैसे कि इसमें लौरिया अरेराज है, इस तरफ बिहार में चंपारण डिस्ट्रिक्ट है जहां पर गांधी जी ने चंपारण आंदोलन शुरू किया था, ये वही वही लौरिया अरेराज वहां पर है। एक लौरिया नंदनगढ़ है, वो भी बिहार में ही है, वही चंपारण के पास में है। वैसे एक जो है रामपुरवा, ये भी बिहार में मिला हुआ है। वैसे जो है सारनाथ जानते हैं। इसके अलावा जो है मेरठ और टोपरा, टोपरा इस तरफ हरियाणा में, और मेरठ तो जानते हैं वो उत्तर प्रदेश में है। ये कुल मिलाकर के 6 जगहों से हमें 7 जो है बृहद स्तंभ लेख मिले सम्राट अशोक के। एक उसमें हो गया लौरिया अरेराज हो गया, एक इसमें बताया मैंने लौरिया नंदनगढ़ हो गया, एक उसमें रामपुरवा है, उसके अलावा एक सारनाथ है, इसके अलावा एक मेरठ और एक जो है टोपरा हरियाणा में। तो अगर मतलब प्रश्न पूछे कि भाई सम्राट अशोक के जो है बृहद स्तंभ लेख कहाँ कहाँ मिले हैं, तो ये तो बहुत आसानी से बताया जा सकता है ना। अब जैसे कि यहाँ पर उत्तर में क्या दे रखा है, प्रयाग, प्रयाग में जो है हमें सम्राट अशोक के बृहद स्तंभ लेख नहीं मिले हैं, मिले हैं पर वो बृहद स्तंभ लेख नहीं है। तो उत्तर कौन सा आया हमारा, सी। देखो एक तथ्य है भले ठीक है, मगर उसके जितने भी डायमेंशन है अगर उनको थोड़ा समझ गए तो स्वाभाविक ही प्रश्न जरूरी नहीं कि यही रिपीट होगा, मगर इससे संबंधित फैक्ट्स अगर दिमाग में है तो जो प्रश्न आएंगे उसको बनाया जा सकता है। मतलब हम, मेरा जो अप्रोच है या फिर हमारी एकेडमिक अप्रोच इसी तरह का है कि एक बार अगर ठीक से समझ लिए, और कोई भी सब्जेक्ट हो एक बार थोड़ा सा ठीक से समझ लिए, प्रारंभिक परीक्षा के लिए, मुख्य परीक्षा के लिए, चाहे वहां वनडे एग्जाम कोई भी हो वो, तो उसमें वही काम आने वाले हैं। पूरे सब्जेक्ट को एक बार ढंग से पढ़ने की आवश्यकता है, प्रश्न ऐसे बन जाते हैं। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न, मौर्य शासक अशोक के शिलालेख निम्नलिखित में से किस लिपि में उत्कीर्ण है। अब देखो यहाँ पर बातें पूछ रही किसकी है, लिपि की है। अब देखो भारत में अगर लिपि का विकास अगर देखेंगे, क्योंकि लिपि का विकास कब होगा, जब भाषा का विकास होगा, और भाषा का विकास तो स्वाभाविक है लिपि से पहले हुआ है। भाषा का जो लिखा हुआ रूप उनको लिख दिया गया, किसी भी रूप में उनको जो है उत्कीर्ण किया गया, चाहे वो किसी के माध्यम से हो। तो भाषा जो है सबसे पहले विकास हुआ। अब जैसे कि वैदिक संस्कृत की जो भाषा का रूप है, तो ये तो बहुत लंबे समय करके विकास हुआ होगा ना, अचानक से भाषा का विकास नहीं हुआ है। अब एक्चुअल में अगर देखा जाए तो वैदिक परंपरा में सबसे पहले किस भाषा का विकास हुआ,
संस्कृत का भाषा विकास हुआ, वैदिक संस्कृत का विकास हुआ। मगर वो एक्चुअली तो वैदिक संस्कृत तो आम लोगों की बोलचाल की भाषा नहीं था। और यहां तक कि देखें तो वैदिक संस्कृत में जो वेदों में जो अलग अलग मंत्रों का विकास किया गया, मंत्रों की जो रचना किया गया, उनको तो लंबे समय तक मौखिक रूप से आगे बढ़ाए हैं, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को, दूसरी पीढ़ी तीसरी पीढ़ी को। तो भाषा जो है इस प्रकार से पहले विकसित होकर के लंबे समय तक वो प्रभावित होती चली गई। इसी में फिर जो है हमने प्रथम प्राकृत, जिनको हम पाली कहते हैं, जो आम लोगों की बोलचाल की भाषा था, उनका विकास हुआ। द्वितीय प्राकृत, जिनको हम प्राकृत कहते हैं, उस भाषा का विकास हुआ। उसके साथ साथ हमने जो है उसके साथ साथ हमने फिर उसमें लिपि का विकास किया। सबसे प्राचीन लिपि भारत की जो माना जाता है ब्राह्मी लिपि, जिसमें आगे चल करके जो है वेदों को संकलित किया गया ब्राह्मी लिपि में, और जिनकी भाषा क्या था, संस्कृत। मगर यहां पर पूछा क्या जा रहा है हमें, सम्राट अशोक के बारे में पूछ रहे हैं कि उनकी भाषा क्या था या उनकी लिपि क्या थी। तो जैसे मैंने बताया, सबसे पहले जो प्राचीन लिपि जो वेदों में मिलती है वो है ब्राह्मी लिपि। तो स्वाभाविक रूप से जो है सम्राट अशोक के जो अभिलेख जो मिले हैं, जो उसमें स्तंभ लेख हो चाहे वहां शिला लेख हो, उसमें एक तो भारत के बहुत बड़े क्षेत्र में, ये भारत के जो है मुख्य क्षेत्र में, यहाँ इस तरफ भारत के बड़े क्षेत्र में इसमें पूरी तरह से ब्राह्मी लिपि का प्रयोग किया गया है। उसमें चाहे धौली हो उड़ीसा में, उस तरफ चाहे गिरनार हो उस तरफ गुजरात में, चाहे दक्षिण में मास्की हो, वो सब में हमें जो मिला हुआ है, चाहे उस तरफ जो कलसी है उत्तराखंड में, वहां जो हमें जो है अलग अलग जो अभिलेख मिले हैं वो सब ब्राह्मी लिपि का है। मगर इसके अलावा इसमें बिल्कुल उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में, बिल्कुल उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में, यहाँ बिल्कुल बिल्कुल उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र में शाहबाजगढ़ी जैसे कुछ एरिया है, या उत्तर मानसेहरा जो एरिया है, मानसेहरा शाहबाजगढ़ी और मानसेहरा जो स्तंभ लेख है उसमें जो उसमें अभिलेख है उसमें ये, तो इसमें कुछ में यूनानी है और कुछ में इसमें खरोष्ठी भी है और कुछ में अरामाइक लिपि जो ईरान की लिपि हुआ करता था वहां भी उल्लेख किया हुआ है। तो एक टर्म देखा जाए तो सम्राट अशोक के जो अभिलेख है वो हमें मुख्य रूप से एक तो सर्वाधिक मात्रा में जो मिला हुआ है वो ब्राह्मी लिपि मिला हुआ है। भारत के इस मुख्य क्षेत्र में जो है लिपि, वो ब्राह्मी लिपि का प्रयोग किया गया है अपने अभिलेख में। इसके अलावा बिल्कुल उत्तरी क्षेत्र में यूनानी लिपि का प्रयोग किया गया है, साथ में खरोष्ठी लिपि का भी प्रयोग किया गया है और अरामाइक लिपि का। तो एक प्रकार से अगर देखा जाए तो सम्राट अशोक जो है अपने शिलालेखों में वहां जो है ब्राह्मी प्रयोग किया है, यूनानी भी प्रयोग किया है, अरामाइक भी प्रयोग किया है और खरोष्ठी। अब इसी क्रम में जैसे आगे और दे रखे कील लिपि, ये भी प्राचीन भारत में विकसित एक लिपि हुआ करता था। कील लिपि जिनको कहते हैं, ये कील लिपि एक्चुअल में जो है मरोत्तर काल में, मतलब मरोत्तर के बाद मतलब मौर्य के बाद की बात कर रहा हूं, मतलब हम 420 220 से लेकर के जो है समझो 300 ईस्वी के आसपास, उस समय जो सातवाहन शासक हुआ करते थे इस महाराष्ट्र वाले क्षेत्र में, और आगे थोड़ा जब राज्य विस्तार के तो अमरावती तक भी पहुंच गए, उन्होंने कील लिपि का विकास किया था, यहाँ पर कील लिपि का विकास किया था। मगर सम्राट अशोक के जो है जो लेख है अभिलेख वो इसमें नहीं मिलता है। तो हमें यह ध्यान में रखना है कि सम्राट अशोक के जो अभिलेख मिले हुए हैं वो मुख्य रूप से 4 लिपियों में मिलते हैं। नंबर वन उसमें ब्राह्मी लिपि सर्वाधिक मात्रा में, दूसरा यूनानी लिपि भी है, खरोष्ठी लिपि भी है और अरामाइक लिपि है। ये अरामाइक लिपि जो है ये ईरानियों की लिपि हुआ करता था। ये उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में जब ईरानी उस क्षेत्र को जीते थे उन्होंने वहां पर उसको लेकर के आ गए। दूसरा वैसी खरोष्ठी लिपि, ये अरामाइक लिपि और जो भारतीय लिपि मिश्रित होकर के नई लिपि का विकास हुआ उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में भारतीय उपमहाद्वीप के, तो उसका भी प्रयोग किया। यूनानी लिपि तो स्वाभाविक इसमें जब यूनानी आए थे, जैसे कि सिकंदर भी जब भारत आए थे आक्रमण किए थे, तो उस समय तक के उस क्षेत्र में यूनानी लिपि का प्रचलन हुआ करता था। इसीलिए सम्राट अशोक ने अपने शिलालेखों में अपने आदेशों को उसने इन चारों लिपियों में उत्कीर्ण करवाया था। तो उत्तर कौन सा आ गया हमारा, सी। अगला प्रश्न, ऐसे इसमें जितने भी प्रश्न ले रहा हूं मैं बहुत ही जो है काफी इंपॉर्टेंट है, ये एक प्रकार से अपनी समझ को भी मजबूत करेगा ये। जैसे कि इसमें प्राचीन भारत से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है, क्या गलत है, हमें ये देखना है
3 स्टेटमेंट है और अगला तो डी, इनमें से कोई नहीं है। अब सबसे पहले देखो, मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहद्रथ। देखो, मौर्य वंश के बारे में जानते हैं कि जैसे कि उसमें सबसे पहले शासक जिन्होंने इस मौर्य वंश की नींव रखा कौटिल्य की सहायता से, वहां था चंद्रगुप्त मौर्य। और एक प्रकार से उसने नंद वंश को हटा करके जो है, नंद वंश को पाटलिपुत्र से हटा करके उसने मौर्य वंश की नींव रखा। ये तो हो गया चंद्रगुप्त मौर्य का। सर्वाधिक मात्रा में जो है उसने राज्य का विस्तार किया, सर्वाधिक मात्रा में। उस तरफ अफगानिस्तान तक भी, हेरात और कंधार तक भी उसने अपने राज्य का विस्तार किया। इस तरफ आसम तक भी, आसम में दक्षिण में बिल्कुल मास्की, कर्नाटक में बिल्कुल सदूर दक्षिण कह सकते हैं, कृष्णा नदी के बिल्कुल उत्तरी तक, उनके छोर तक, वहां तक उसने राज्य के विस्तार। क्योंकि सीमावर्ती क्षेत्रों में उस तरफ चोल, चेर, पांडे और सतीपुत्र, उनका राज्य हुआ करता था। पूरे उड़ीसा उसके बस बाहर था, पूरे उड़ीसा व कलिंग वाला क्षेत्र चंद्रगुप्त के राज्य से बाहर था। तो आगे चल के चंद्रगुप्त के बाद बिंदुसार तो नहीं, मगर उसके बाद सम्राट अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया 261 बीसी में, उस पर अधिकार कर लिया। स्वाभाविक है, वो लंबे समय तक सम्राट अशोक के अधीन रहे हैं। धौली, कोसली, वहां में लेख मिलते हैं उनके, सम्राट अशोक के। उसके बाद सम्राट अशोक के जो उत्तराधिकारी जानते हैं वो कुणाल हुए, उसके बाद फिर दशरथ हुए, उसके बाद फिर इसमें संप्रति हुए, संप्रति के बाद सालिसक हुए, और उसके बाद सबसे अंतिम वहां जानते हैं बृहद्रथ। और इसी बृहद्रथ की हत्या जो है इसके प्रधान सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने किया था। ये बिल्कुल सही बात है। ऐसे कहते हैं, ऐसे कहते हैं कि जिस समय बृहद्रथ जो है अपने सेना का वहां जो है जब निरीक्षण कर रहा था, और जब उसने सेना का जब अपमान किया, सैनिकों को अपमान किया, तो सेना के जो सेनापति जो पुष्यमित्र शुंग जो ब्राह्मण हुआ करते थे, उन्होंने सेनाओं के सामने उनकी हत्या कर दिया, ऐसे कहते हैं। स्वाभाविक रूप से पहले स्टेटमेंट क्या है, बिल्कुल सही है। और एक नई वंश की शुरुआत किया, पुष्य वंश का, शुंग वंश का। तो एक प्रकार से पाटलिपुत्र में अगर देखा जाए तो सबसे पहले तो हर्यक वंश शुरुआत हुआ था। हर्यक के बाद में नाग वंश शुरुआत हुआ, नाग के बाद में नंद वंश आया, नंद के बाद में मौर्य वंश आया, और मौर्यों के बाद यहां पर शुंग वंश आया, और शुंग के बाद आगे चल करके इसमें कण्व वंश आया। इस तरह से तो ये भारत के राजनीतिक इतिहास पूरी जो है इस तरफ मरुत्तर काल तक हमें ऐसे समझना होता है। तो यहां बिल्कुल पहले स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, बी ऑप्शन, अंतिम शुंग शासक। अब देखो शुंग शासक के अंतिम कह रहे हैं, तो पहला कौन हो गया, पुष्यमित्र। भाई हमें इतना ही याद करना है, इतना ही याद करना है। ये सबसे पहले शासक कौन हो गया, पुष्यमित्र हो गया, उसके बाद में अग्निमित्र हो गया, उसके बाद में कुछ और मित्र मित्र इस प्रकार से है, कुछ मित्र मित्र इस प्रकार से है, उस शासक को जान लेना है। अब समय हमारे पास में अभी थोड़ा कमी होती है, तो सभी चीजों को एक साथ समेटना बहुत मुश्किल काम है। तो इसी क्रम में जैसे कह रहे हैं कि शुंग, अंतिम शुंग शासक देवभूति जो हुआ करता था, बिल्कुल सही है। इसी देवभूति की हत्या उसके ब्राह्मण मंत्री, जो ब्राह्मण मंत्री थे वासुदेव कण्वा, उसने हत्या कर दिया, उसके राज्य पर अधिकार कर लिया, और उसने एक नई वंश की शुरुआत किया जिनको कहते हैं कण्व वंश। तो स्वाभाविक रूप से शुंग वंश के बाद कौन सा वंश आ गया, कण्व वंश आ गया, जो बिल्कुल सही है, जो बिल्कुल सही है। तो यहां से दूसरी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। उसके बाद अगले स्टेटमेंट अब कह रहे हैं कि आंध्र सातवाहन, आंध्र सातवाहन एक वंश है, आंध्र सातवाहन वंश भी कह सकते हैं इनको, कभी कभी केवल सातवाहन वंश भी कह देते हैं, फिर आंध्र सातवाहन वंश कह देते हैं। ये ने कण्व राजवंश के अंतिम शासक सुशर्मन। अब देखो पहली शासक कौन था, वासुदेव कण्व था, अंतिम शासक कौन है, सुशर्मन है। तो कम से कम बेसिक इतना तो पता होना चाहिए। ठीक है, बहुत बड़ा राजवंश नहीं है, मगर हमें कम से कम इतनी जानकारी होना चाहिए कि वासुदेव कण्व ने एक कण्व वंश की नींव रखा था, और इसी में अंतिम शासक जो है इस तरफ सुशर्मा हुआ करते थे, जिनकी हत्या जो है इस तरफ जो है सातवाहन के जो शासक थे, सातवाहन के शासक जिनको कहते हैं सिमुक, इसमें सातवाहन शासक हुआ करता था सिमुक, उसने इसकी हत्या कर दिया और एक नई वंश की शुरुआत कर दिया जिनको बोलते हैं सातवाहन वंश। तो एक प्रकार से क्या हुआ कि क्रम में अगर देखेंगे तो हर्यक वंश से लेकर के जो है कहां तक पहुंच गए हम लोग, सातवाहन वंश तक। तो ये सब एक डेवलपमेंट है। अब इसमें अगर प्रश्न पूछेंगे
कि राजाओं के नाम भी अगर पूछ दिए, देखिए सबसे पहले तो बताया मैंने सातवाहन में कौन है, सिमुक है। अब सिमुक के बाद सबसे महत्वपूर्ण शासक सातवाहन में जो हुए थे वो सातकर्णी प्रथम हुए थे। उसके बाद फिर उसमें गौतमी पुत्र सातकर्णी भी हुए, और भी कई राजा है, वशिष्ठ पुत्र पुलमावी भी हुए, यज्ञश्री भी हुए, कई शासक इनमें से। ये तो ये एक प्रकार से अगर देखा जाए तो ये पॉलिटिकल डेवलपमेंट है, बस इतनी कोई समझ रहे हैं हमें। ये एक्चुअल में राजनीतिक इतिहास है भारत का, ये भारत का राजनीतिक इतिहास है। इसमें तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, तो उत्तर क्या है, डी, इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न, प्राचीन भारत के शुंग राजवंश से संबंधित, जैसे मैंने बताया अभी, ये मौर्य के पतन के बाद इनका शुरुआत हुआ है, शुंग राजवंश से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा, क्या क्या गलत है, हमसे ये पूछ रहा है। अब तीन स्टेटमेंट दे रखे हैं। सबसे पहले, पुष्यमित्र शुंग, माफ कीजिएगा, शुंग ने अंतिम मौर्य शासक बृहद्रथ की हत्या कर इस वंश की नींव रखा। जैसे मैंने बताया अभी, बिल्कुल सही है। इसने अपने शासनकाल में पतंजलि द्वारा, मतलब किसकी बात कर रहा है, पुष्यमित्र शुंग की बात कर रहे हैं, क्योंकि जैसे बताया था ब्राह्मण था और ब्राह्मण परंपरा के समर्थक भी कह सकते हैं ये। मगर हाँ, इसका मतलब ये नहीं है उसने बौद्धों को सताया है, क्योंकि उसने सांची की स्तूप के चारों तरफ उसने उसमें एक पाषाण विधि का, जिनको कहते हैं, मतलब पाषाण पत्थर का घेरा उनको सुरक्षित करने के लिए बनवाया था, ऐसे कहते हैं। इनके शासक इसी पुष्यमित्र शुंग के कालखंड में जो भरहूत में सम्राट अशोक ने स्तूप बनवाया था, उसको भी सुरक्षित बनवाने के उसने पाषाण वेदिका बना दिया, चाहे तो पत्थर का घेरा बनवाया था। इससे तो स्पष्ट होता है उसने बौद्धों को भी एक प्रकार से उनके संरक्षण किया, यहां भी स्पष्ट होता है। मगर हाँ, ये बात भी सही है कि इसके दरबार में पतंजलि, जिसने जो है जिसने जिसने जो है जो जिसने जो है इस तरफ जो पाणिनि के जो अष्टाध्यायी थे उस पर महाभाष्य लिखा था। इसके साथ साथ ये वही पतंजलि है जिसने योग सूत्र को लिखा। अब योग सूत्र को लिखा, इसका मतलब है योग दर्शन का प्रतिपादन किया, ये उसी पतंजलि की बात कर रहे हैं। स्वाभाविक रूप से ये है, ये पुष्यमित्र शुंग के दरबार भी पतंजलि हुआ करते थे, और इसी इसी के पतंजलि चूंकि ब्राह्मण थे, तो उस पतंजलि के माध्यम से जो है सम्राट जो पुष्यमित्र शुंग था उसने दो अश्वमेध यज्ञ कराए थे। ये बिल्कुल सही बात है, दो अश्वमेध यज्ञ करवाए थे। और अश्वमेध यज्ञ करवाना मतलब क्या है, राज्य विस्तार के लिए। क्योंकि इसी क्रम में कहते हैं कि पुष्यमित्र शुंग जो है वह कलिंग पर भी आक्रमण किया था। उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में इस तरफ जो जो आक्रमण हो रहे थे उनको भी रोकने का प्रयास किया था, इस तरह से। ये तो ये एग्जैक्टली क्या है, दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। उसके बाद तीसरे स्टेटमेंट, इसी के शासनकाल में पतंजलि ने, जैसे बताया मैंने, पतंजलि ने पाणिनि के अष्टाध्यायी, ये पाणिनि जो है ये बहुत पुराचीन व्याकरणाचार्य हुआ करता था, व्याकरण के ज्ञाता, जिन्होंने जो है अष्टाध्यायी संस्कृत व्याकरण कहते हैं, वो 4वीं सदी ईसा पूर्व के आसपास में लिखे थे, मौर्य काल के आसपास में। मगर इसी पाणिनि के जो अष्टाध्यायी थे उस पर महाभाष्य, महाभाष्य का मतलब ये है उस पर टीका, उसकी व्याख्या किया थे एक प्रकार से पतंजलि ने। मगर ये कब की बात हो रही है, ये मरुत्तर काल की बात हो रही है। और मरुत्तर काल का मतलब ये है कि इसमें 200 ईसा पूर्व से लेकर के 300 300 ईस्वी की बात हो रही है। इसी कालखंड में बिल्कुल शुरुआती दौर की बात हो रही है यहाँ पर, क्योंकि इसके पहले के कालखंड जो है 400 ईसा पूर्व से यहाँ पर 200 ईसा पूर्व तक, ये जो है मौर्य काल है, ये मौर्य काल। और ये जो है मरुत्तर काल, मरुत्तर काल। तो यहाँ पर मौर्य के बड़ा एक विशाल साम्राज्य था, और यहाँ पर पूरा साम्राज्य छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ चुका है, ये टुकड़ों में बढ़ गया है। तो स्वाभाविक कि इसी समय फिर विदेशी आक्रमण भी हुए हैं इसी क्रम में। तो इसमें तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, तो पहला भी सही, दूसरा तीसरा तीनों सही, और इसमें से एक भी कथन गलत नहीं है। उत्तर क्या है हमारा, डी। अगला प्रश्न, शुंग वंश के शासकों के शासन का निम्नलिखित में कौन सा क्रम सही है? अब देखो, मैं इसलिए कह रहा हूं, पीएससी में अगर मान लो प्रश्न अगर संयोग से अगर से पूछा, तो भाई सिर्फ जितने राजवंश है प्राचीन से लेकर के इधर मध्य भारत में, मध्य काल में भी, उस राजवंश में जितने भी राज है उनको तो एक बार रट्टे मार लेना चाहिए हमें ना। भाई कौन सा विशेष काम करना है, इसमें एग्जाम निकालने के इतना तो कर सकते हैं।
तो स्वाभाविक है इसमें अब शुरू से भी अब शुरू से भी क्या है इसमें 6ठी सदी ईसा पूर्व के आसपास शुरुआत हुआ है राजवंशों का। हर्यक वंश है, उसके बाद फिर उसमें नाग वंश है, उसके बाद फिर उसमें नंद वंश है, उसके बाद फिर उसमें मौर्य वंश है, उसके बाद शुंग वंश है, कण्व वंश है, और साथ में साइड लाइन में इस तरफ इधर सातवाहन वंश आया, उसके बाद फिर वाकाटक वंश आया। इतने ही तो याद करना है। और इसी समय विदेशी आक्रमण भी अगर देखेंगे तो उसमें यूनानी आए, शक आए, पहलव आए और कुषाण आए। इतना ही करना है, इतना ही करना है। तो स्वाभाविक रूप से अगर मान लो तथ्यों को और याद कर लिए, राजाओं के नाम ही तो याद करना है ना, कोई हिमालय तो तोड़ना ही नहीं है, और अपने ही लिए कर रहे हैं, एग्जाम निकालने के लिए कर रहे हैं, तो इतना तो स्वाभाविक रूप से याद करने ही पड़ेंगे ना। तो इसी क्रम में पूछ रहा है भाई शुंग वंश के शासकों के शासन का निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है। अब यहाँ पर बस क्रम दे रखे हैं। अब बताया मैंने सब कुछ, इसमें क्या है मित्र मित्र लिखा हुआ है, मगर इसमें से एक मित्र लिखा है वो एक्चुअल में शुंग वंश का शासक नहीं, ये ध्यान में रखना है। इसी में इसके बाद में बताया था मैंने, एक उसमें कण्व वंश हुआ था, तो कण्व वंश में वासुदेव कण्व तो है। अंतिम शासक जो है उसमें सुशर्मन था, ये भी जानते हैं। उनकी हत्या जो है उस तरफ सातवाहन के शासक सिमुक ने कर दिया था, ये भी बता चुका हूं मैं ये। तो इसी कण्व वंश में एक भूमि मित्र हुआ करता था, ये कण्व वंश का शासक था, भूमि मित्र। मगर एक्चुअल में अगर देखें तो ऐसे अगर देखेंगे तो क्या है, जैसे कि पुष्य मित्र, तो पुष्य मित्र नाम से ऐसा लग रहा है कि हाँ शुंग वंश का होगा। पुष्य मित्र तो ठीक है शुंग वंश का है, मगर इसी में जो है एक भूमिपुत्र करके शासक थे जो कर्ण वंश से संबंधित है। तो प्रश्न इसीलिए से पूछा हुआ। अब देखो फिर भी यहाँ पर हमें अगर पुष्यमित्र शुंग या फिर उसका शुंग वंश में जितने भी शासक उनको सही ढंग से याद कर लिए, उनके सही क्रम को याद कर लिए। जैसे सबसे पहले बताया मैंने कि पुष्यमित्र शुंग ने तो इस वंश की नींव रखा था। उसके बाद इसमें जो है उसके पुत्र जो अग्निमित्र हुए उसने शासन किया था। तो यहाँ तो वसुमित्र हो गया है जो एक्चुअल में अग्निमित्र के बाद आए हैं, तो वो गलत हो गया। तो पहली स्टेटमेंट क्या है, गलत। और ऐसे भी हमारे ज्येष्ठ मित्र दे रखा है, नहीं ये तो ठीक है, तो ठीक है, ज्येष्ठ मित्र भी है और उसमें आगे भी इसमें है, तो ये तो गड़बड़ हो गया है, ऑप्शन ही गलत हो गया इधर से। उसके बाद इधर देखिए इसमें पुष्यमित्र शुंग, ठीक पहले शासक है। दूसरा शासक कौन है, अग्निमित्र है, ये भी सही है। तीसरा शासक कौन है, वसुमित्र दे रखा है, मगर इसमें भी थोड़ा सा गड़बड़ी हो गया है, ये वसुमित्र यहाँ पर नहीं है इसमें। ठीक है, वसुमित्र हो गया। फिर उसके बाद क्या है, पुष्यमित्र, पुष्यमित्र है, अग्निमित्र है, ज्येष्ठ मित्र है और वसुमित्र। तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो ये एग्जैक्टली अगर देखा जाए, ये एग्जैक्टली अगर देखा जाए इसमें पुष्यमित्र ज्येष्ठ मित्र, ये तो गड़बड़ हो गया है, ज्येष्ठ मित्र पहले कर दिए अग्निमित्र बाद में कर दिए, जबकि वहां गड़बड़ हो गया है। तो एग्जैक्टली हमें समझना क्या है कि पहले वंश का पहले शासक कौन है इसमें, पुष्यमित्र शुंग है, उसके बाद फिर अग्निमित्र है, और इसी क्रम में मतलब हमें राजाओं को क्रम को याद करना है, इंपॉर्टेंट ये है हमारे। उत्तर कौन सा आ गया, सी। अगला प्रश्न, प्राचीन भारत के निम्नलिखित राजवंश और उसके शासक से संबंधित निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है। यहाँ पर राजवंश दे रखे हैं और शासक दे रखे। देखो यहाँ पर 4 राजवंश का उल्लेख मिल रहा है। अब इनको ऐसा समझे, ये एक्चुअली ये जो है एक्चुअली मौर्योत्तर काल से संबंधित है। तो मौर्योत्तर काल का अगर मान लो राजनीतिक इतिहास अगर देखें इस समय का, तो ये एक्चुअली में ऐसा है। एक तो सबसे पहले यहाँ पर शुंग वंश की शुरुआत हुआ है, शुंग वंश आया। शुंग वंश में जब पतन हुआ, ये फिर इनको कह सकते इनको हटा करके जो है इसमें कण्व वंश आया। इसी की बात कर रहा हूं मैं, इस क्षेत्र की बात कर रहा हूं मैं, कण्व वंश आया। अब कण्व वंश जो है, कण्व वंश के बहुत बड़े क्षेत्र जो इधर पर हुआ करते थे, इस वाले क्षेत्र को किसने जीत लिया, तो सातवाहन ने जीत लिया। और उसने बहुत बड़े, केवल यही नहीं, उन्होंने फिर दक्षिण की तरफ राज्य का विस्तार किया अपना। यहां तक छत्तीसगढ़ भी जो है सातवाहनों के अधीन हुआ करते थे, सातवाहन वंश यहाँ पर। इसके समकालीन इस तरफ उड़ीसा वाले क्षेत्र में और जो छत्तीसगढ़ कुछ क्षेत्र पर भी उसने अधिकार किया था। यहाँ पर चेदी वंश आया था, चेदी वंश। और चेदी वंश के शासक एक मेघवाहन हुआ करते थे, और उसी में आगे चल करके एक शासक हुए खारवेल, बहुत इंपॉर्टेंट शासक था इनमें से। तो ये सब जो है इस तरफ भारत के मुख्य क्षेत्र में चल रहा है। और इसके साथ में जो है दक्षिण के तरफ में, इसके समकालीन दक्षिण, बिल्कुल सुदूर दक्षिण में यहाँ पर इस समय चोल वंश चल रहा है, उसमें पांड्य वंश चल रहा है, दक्षिण में चेर वंश चल रहा है, और एक सतीय पुत्र
भी उस समय, मगर मुख्य रूप से चोल चोल पांड्य और चेल इस समय। और इसी के कालखंड में अगर देखें तो यहाँ पर जो है पांड्यों के संरक्षण में यहाँ पर जो है 3 संगम हुए हैं, जिनको हम संगम युग भी कहते हैं। तो ये उत्तर में चल रहा है और ये बिल्कुल दक्षिण में चल रहा है। तो स्वाभाविक हमें इस तरह से भारत के इतिहास को समझने की आवश्यकता है। अब इसी तो ये तो ठीक है, मगर इसी समय क्योंकि अब छोटे छोटे राज्य है तो स्वाभाविक है भारत में अब यहाँ पर विदेशी आक्रमण शुरू हो गया। पहले आक्रमण यूनानी ने किया, उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में राज्य में अधिकार कर लिया। उसके बाद इसी क्रम में ईरान से शक ने भी ईरान से शकों ने भी आक्रमण कर दिया, ये भी आक्रमण कर दिया। इसी क्रम में आगे चलकर के इसमें जो जो पर्थिया जो ईरान क्षेत्र से ही दूसरे क्षेत्र से यहाँ पर पहलवों ने आक्रमण कर दिया, उसने भी कुछ क्षेत्र पर कब्जा कर लिया। और अंतिम रूप में यहाँ इधर सेंट्रल एशिया से, यहाँ सेंट्रल एशिया से कुषाणों ने आक्रमण किया, कुषाण। अब वो सब इन सब को हटा करके बहुत बड़े क्षेत्र पर अधिकार कर लिया। ये एक्चुअल में मरणोत्तर काल का जो है पॉलिटिकल डेवलपमेंट है, राजनीतिक इतिहास कहते हैं मरणोत्तर काल का। मरणोत्तर काल का मतलब ये है कि लगभग जो है 200 ईसा पूर्व के आसपास से ये 300 ईस्वी के आसपास तक, क्योंकि इसके बाद का जो कालखंड है वो गुप्त काल है। तो गुप्त काल से पहले ये सब छोटे छोटे राज्य है और इसी वजह से इसी समय जो है विदेश से आक्रमण भी हुए हैं। अब इसमें ये भारत के क्षेत्रीय राजवंश के बारे में पूछ रहे हैं कि उसमें शासक कौन थे, सुमेलित कर रहे हैं, बस इतना ही है। तो सातवाहन शासक जैसे मैंने बताया, इसकी स्थापना जो है सातवाहन वंश की, ये तो जो है सिमुक ने किया था, बिल्कुल सही है। मगर सबसे शक्तिशाली शासक कहते हैं इसमें शुरुआती दौर पे सातकर्णी प्रथम हुआ करता था। उसके बाद इसी क्रम में जो है सबसे महत्वपूर्ण शासक बहुत शक्तिशाली जो अपने नाम के सामने अपनी माता का नाम रखते थे, जिनको कहते थे गौतमी पुत्र सातकर्णी, ये बहुत शक्तिशाली शासक हुआ करता था। उसके बाद आगे इसी क्रम में वशिष्ठी पुत्र पुलमावी भी हुआ करता था और भी कई शासक हुए। तो सातवाहन का हुआ। तो सातवाहन का जब पतन हुआ, जैसे बताया मैंने यहाँ पर सातवाहन है, तो सातवाहन का जब पतन हुआ, इस क्षेत्र सातवाहन का पतन हुआ तो इनके स्थान पर आया वाकाटक वंश। सातवाहन के ही सामंत हुआ करते थे विंध्यगुप्त, विंध्य शक्ति, सातवाहन की ही सामंत हुआ करते थे विंध्य शक्ति। उस विंध्य शक्ति ने सातवाहन के अंतिम शासक को हटा दिया और उसने खुद अधिकार कर, खुद शासन करना शुरू कर दिया, विंध्य शक्ति। मगर उसके बाद इसका पुत्र कहते हैं बड़ा शक्तिशाली हुए प्रवरसेन प्रथम। छत्तीसगढ़ को भी जीता इसने, छत्तीसगढ़ के बहुत बड़े क्षेत्र पर अधिकार कर लिया और उसके बेटे कह सकते हैं उनके माध्यम से शासन किए हैं। तो प्रवरसेन बहुत शक्तिशाली हुआ वाकाटक वंश में। तो स्वाभाविक इसी क्रम में कौन है, प्रवरसेन प्रथम। ये बहुत शक्तिशाली शासक थे, इसने छत्तीसगढ़ को भी अपने अधीनस्थ कर लिया। बिल्कुल सही है, दोनों ऑप्शन सही है। उसके बाद जैसे बताया मैंने उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में सबसे पहले तो यूनानियों शासन आक्रमण किया था। और उत्तर काल में भारत के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में सबसे पहले यूनानियों ने आक्रमण किया था। और यूनानी मतलब किसकी बात कर रहा हूं मैं, ये वो यूनानी है जो एक्चुअल में यूनान उधर मकदूनिया से आए हैं नहीं है, ये एक्चुअल में जो है अफगानिस्तान में जो बैक्ट्रिया वाला क्षेत्र है वहां यूनानी जो रहते थे, उन्होंने भारत के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में आक्रमण किया, उस क्षेत्र को जीता भी और वो अपने कब्जे में ले लिया। उसके बाद दूसरा क्रम में इसी क्रम में आए शक। इस शक मुख्यतः ईरान वाले क्षेत्र से, शक मुख्यतः ईरान वाले क्षेत्र से। तो वो भारत के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में आक्रमण किया और आगे चलकर के उसने राजस्थान का कई बड़ा क्षेत्र, यहां तक ने उज्जैन, ये मालवा क्षेत्र पर भी अपना अधिकार कर लिया। ये सब बड़े शक्तिशाली हुए। इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण शासक हुए थे, बहुत महत्वपूर्ण शासक हुए थे रुद्रदामन। मगर यहां पर क्या दे रखा है, कुंडलवन दे रखा है, यहां पर दे रखा है कुंडलवन दे रखा है। तो कुंडलवन जो है एक जगह का नाम है, ये कुषाण का जो है कोई शासक नहीं हुआ करता था। ये कुंडलवन जो है एक स्थान का नाम है, ये शासक नहीं हुआ करता था, ये उससे संबंधित है। ये एग्जैक्टली अगर देखा जाए तो इसमें ऐसे दो गड़बड़ी हो गया है इसमें। ये इस क्वेश्चन में अगर देखें तो गड़बड़ी हो गई। जैसे बताया मैंने ये भूमि मित्र, ये भूमि मित्र यहाँ का नहीं था, ये कण्व वंश का हुआ करता था, ये कण्व वंश का था। और कुंडल वन की जगह यहाँ पर शासक को अगर मैं यहाँ से हटा करके इनको, चलो मैं कनिष्क कर दूं, कनिष्क, कनिष्क प्रथम, इनको अगर ऐसे कर दूं मैं,
तो ये जो है तब ठीक है, तब उत्तर क्या आएगा कि ये गलत है हमारा, क्योंकि ये क्वेश्चन मैंने ही बनाया है मगर मुझसे फ्रेम करते समय थोड़ा सा बाई मिस्टेक हो गया है, भूलवश हो गया है। तो इसको सुधार कर पढ़ेंगे तो इसमें क्या है, कनिष्क प्रथम है। और कनिष्क प्रथम अगर तीनों मेल हो गया तो सातवाहन में कौन है, सातकर्णी प्रथम है। सातकर्णी के बाद इसमें आगे वाकाटक प्रवर्तन प्रथम, उसमें एक शासक है। कुषाण में चलो उसको कनिष्क प्रथम कर दिया मैंने, तो अब ऑप्शन क्या है हमारे पास में, डी। शुंगवंश में कौन हो गया, भूमिमित्र। अगला प्रश्न, उत्तर आया हमारा डी। अगला प्रश्न, अब ये जो है उनकी राजधानी से संबंधित है। प्राचीन भारत के निम्नलिखित राजवंश और उसकी राजधानी, उससे संबंधित युग्म दे रखे हैं, उससे कौन सुमेलित नहीं है, ये पूछ रहे हैं। देखो एक्चुअल में पीएससी में जो है समाता ये ट्रेंड रहा है। हालांकि अब यूपीएससी में तो इस तरह के प्रश्न नहीं पूछते हैं, मगर हाँ पीएससी में इस प्रकार से ट्रेंड रहा है। उसके राजा के बारे में पूछ देता है, नहीं तो उनके राजा, उनके मतलब पिता और उनके पुत्र के उनके बारे में प्रश्न बनाकर पूछ देता है। तो कभी राजधानी को मैच करने के लिए पूछ देता है वो, या उसमें वंश नाम दे देगा और उसमें राजा के नाम दे देंगे उसको मैच करने के लिए। ये के साथ में लगभग इसी तरह ट्रेंड रहा है, मगर अब थोड़ा सा प्रवृत्ति बदल रही है प्रश्नों की, मगर फिर भी हमें ट्रेडिशनल चीजों को ध्यान में रखना है। बाकी जो है जो नॉन ट्रेडिशनल एक्टिविटीज जो पैटर्न अब डेवलप हो रहा है नया नया, उनको तो करना ही है, मगर पुराने पैटर्न से भी अगर प्रश्न आते हैं तो उनको छोड़ना ही नहीं है हमें। तो उसी क्रम में जैसे कि सुंग वंश, तो सुंग जो है उनकी राजधानी दे रखा है, जैसे कि यहाँ पर उनकी राजधानी दे रखा है। ठीक है, तो इसमें सुंग तो है, तो सुंग एक्चुअल में देखा देखे तो सुंग वंश की पहली ही दे रखा है यहाँ पर, राजधानी उनका पहले दे रखा है पाटलिपुत्र। मगर एग्जैक्टली अगर देखा जाए तो सुंगों ने अपनी राजधानी जो है पाटलिपुत्र तो था, मगर वो सेकेंडरी था। सबसे महत्वपूर्ण राजधानी इनका हुआ करता था विदिशा। सबसे महत्वपूर्ण राजधानी था इनका विदिशा, ये बहुत महत्वपूर्ण था। और ये बहुत महत्वपूर्ण इसीलिए क्योंकि वो उस क्षेत्र से बड़े क्षेत्र पर नियंत्रण स्थापित कर पाता था। पाटलिपुत्र ठीक राजधानी है, मगर ये बहुत अधिक महत्वपूर्ण नहीं थे। मतलब एक प्रकार से कह सकते हैं कि सुंगों की जो है सुंग वंश की दो राजधानी था, एक विदिशा भी राजधानी था और एक पाटलिपुत्र भी राजधानी। विदिशा का मतलब ये इस प्रकार से समझिए इनमें से कि यहाँ पर विदिशा और इस तरफ यह पाटलिपुत्र, और चूंकि इसी क्षेत्र में उनका अधिकार था बड़े क्षेत्र पर, तो ये पाटलिपुत्र भी उनकी राजधानी था प्लस विदिशा। तो दोनों बातों को ध्यान में रखना, तो ये बिल्कुल सही है। अगला दूसरा ऑप्शन, सातवाहन का पैठन दे रखा है। पैठन या फिर साथ में एक नाम मिलता है, इसी का नाम है वो प्रतिष्ठान कहते हैं। आगे चल करके कि और राजधानी बनाया गया इनका, उससे बोलते हैं अमरावती। अमरावती तो ठीक है वर्तमान नाम है, इसका पहले नाम हुआ करता धान्य कटक। धान्य कटक प्राचीन नाम, इस समय मतलब इसी के आसपास क्षेत्र में धान्य कटक हुआ करता था, और ये इससे यूपीएससी से प्रश्न बने भी है धान्य कटक। तो ये ध्यान में रखना है, अमरावती के पास का क्षेत्र। तो सातवाहन के समय जो है राजधानी, एक पुराना राजधानी उनका पैठन या प्रतिष्ठान हुआ करता था, और दूसरी राजधानी आगे चल करके जो है उसने कोई अमरावती, यहां तक उसने अपने राज्य विस्तार कर लिया तो अमरावती को दूसरी राजधानी बनवाया था। ये बिल्कुल सही है। उसके बाद इसी क्रम में कह रहे हैं वाकाटक वंश। देखो वाकाटक वंश के बारे में जैसे बताया मैंने कि सातवाहनों का जब पतन हुआ तो उनके स्थान पर यहाँ पर आए थे वाकाटक, वाकाटक वंश। और इन्होंने जो है छत्तीसगढ़ तक भी अपने राज्य का विस्तार कर लिया। छत्तीसगढ़ में लंबे समय तक वाकाटक का शासन रहा है। अब इसमें कह रहे हैं इनकी राजधानी क्या है, नंदीवर्धन। ये नंदीवर्धन बिल्कुल सही है। नंदीवर्धन एक्चुअल में जो है ये नागपुर के पास का क्षेत्र हुआ करता था, नंदीवर्धन उसकी राजधानी था। मगर वैसे भी देखो तो वाकाटक वंश के दो राजधानी हुआ करता था, एक तो जो है नंदीवर्धन, नंदीवर्धन, और उसके थोड़ा दक्षिणी क्षेत्र में यहाँ पर जो है दक्षिण मतलब कर्नाटका वाले क्षेत्र में यहाँ वत्सगुम, वत्सगुम ये उनकी दूसरी राजधानी हुआ करता था। मतलब एक प्रकार से कह सकते हैं कि वाकाटक का जो राज्य क्षेत्र है वो दो भागों में बटा हुआ था, ये कह सकते हैं। ये दो भागों में बटा हुआ था, ये कह सकते हैं। तो उत्तर क्या हो गया हमारा, तो ये तो ठीक है, ये यहाँ भी मैच है बिल्कुल ये। उसके बाद दे रखे कुषाण वंश। कुषाण वंश का जो है राजधानी के रूप में दे रखा है कुंडलवन। ये कुषाण वंश की राजधानी जो है उनकी भी दो राजधानी हुआ करता था। तो एक राजधानी जो उनका पुरुषपुर, जिनको वर्तमान में पेशावर कहते हैं, वो राजधानी हुआ करता था, और दूसरा जो है उसमें वो मथुरा हुआ करता था। तो हमें ये ध्यान में रखना है कि कम से कम ये जितने राजा की बात बता रहा हूं मैं, कितने वंश, शुंग वंश में विदिशा और पाटलिपुत्र उनकी दो राजधानी है, सातवाहन की एक प्रतिष्ठान या पैठन और अमरावती दूसरी राजधानी है, वाकाटक
इसमें नंदीवर्धन नागपुर के पास एक राजधानी, और दूसरा कर्नाटक में वस्त्रगुम दूसरी राजधानी। कुषाण में जो है कुंडलवन राजधानी नहीं था। ये कुंडलवन जो है जहां पर चौथा बौद्ध संगति हुआ था कनिष्क प्रथम के समय, ये वो स्थान है जम्मू कश्मीर में। कश्मीर में ये कुषाण की राजधानी जो हुआ करता था, एक तो था पुरुषपुर, और दूसरा जो है इसमें वहां था मथुरा। तो ये ऑप्शन क्या है, गलत है, सही मेल नहीं है एक्चुअल में। तो उत्तर क्या हो गया हमारा, डी। अगला प्रश्न, प्राचीन भारत के निम्नलिखित राजवंश के शासक और उसकी उपाधि से संबंधित निम्नलिखित कौन से युग्म सुमेलित नहीं है। देखो ये पीएससी में एक ट्रेंड रहा है कि कई बार जो है उनकी उपाधियों से प्रश्न पूछे हुए हैं। ठीक है, समुद्रगुप्त की उपाधि, कभी उनको दहित्र दहित्र लिच्छवी दहित्र लिच्छवी दौहित्र ये प्रश्न पूछा हुआ है। कभी परम भट्टारक की उपाधि किसने धारण किया हुआ था, ये प्रश्न हुआ है। पृथ्वी में निवास करने वाले परमेश्वर किस शासक के बारे में कहते थे, ये प्रश्न आया हुआ है। तो इसी क्रम में जो है ऐसे भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अब इनमें से ये पूछ रहा है कि भाई इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है। अब देखो पहले क्या दे रखा है, पुष्यमित्र। ये पुष्यमित्र बताया मैंने, ये सुंग वंश का शासक था। ये सुंग वंश का शासक था, और ये सुंग वंश वही सुंग वंश है जिन्होंने अंतिम मौर्य शासक बृहद्रथ की हत्या किया था। ये उनके सेनापति हुआ करते थे, और ऐसे कहते हैं कि बहुत विद्वान ब्राह्मण भी था ये। इसीलिए जो है जब सैनिकों का उनके सामने ही अपमान किया, उनके राजा ने मीन्स बृहद्रथ ने सैनिकों के सामने उनकी हत्या कर दी, ऐसे कहते हैं, और खुद को सरेंडर कर दिया। परिषद के समक्ष पेश हुआ, और परिषद ने उनकी उस बहादुरी के लिए, क्योंकि सेनाओं का अपमान राजा के द्वारा करना वहां भी बिल्कुल सही नहीं था, इसके बेसिस पर उनको कहते हैं कि उनको राजा के रूप में स्वीकार कर लिए। मगर ऐसे कहते हैं कि जो पुष्यमित्र सुंग वो कभी अपना राजपद के रूप में जो राजा का जो उपाधि होता है वो धारण नहीं किया, बल्कि वो हमेशा जो है सेनानी बने रहे। जिस समय तक जब तक वो शासन करते रहे वो सेनापति के रूप में रहे, एक सेनानी के रूप में रहे। इसीलिए कह रहे हैं वो सेनानी ही उनकी उपाधि हुआ करता था, ये बिल्कुल सही है। दूसरा, खारवेल। खारवेल जैसे बताया मैंने कि ये एक्चुअल में इस तरफ जो कलिंग हुआ करता था उड़ीसा, वहां जो है सबसे पहले तो इसमें बहुत पुराना कलिंग क्षेत्र में चेदी वंश हुआ करता था। चेदी वंश कहते हैं, चेदी वंश कलिंग क्षेत्र में। इसी के चेदी वंश खारवेल की बात करें तो चेदी वंश में सबसे पहले यहां पर एक शासक हुआ करता था जिनको बोलते हैं मेघवाहन। बोलते हैं मेघवाहन, ये बहुत पुराना शासक था चेदी वंश का। और ऐसे कहते हैं कि मेघवाहन जो है ये मेघ मतलब हाथी में बैठ करके युद्ध लड़ने के लिए जाते थे, इसीलिए इनकी उपाधि जो है मेघवाहन कहते हैं। इसी में आगे चल करके जो है एक बहुत शक्तिशाली शासक हुआ जिनको बोलते हैं खारवेल। अब ये वही खारवेल है जिन्होंने बस्तर क्षेत्र को भी अपने अधीन कर लिया था। छत्तीसगढ़ के बस्तर प्लस इस तरफ छत्तीसगढ़ के जो पूर्वी छत्तीसगढ़ के कई जो क्षेत्र है उनके अधीन हुआ करते थे। ये जैन धर्म के अनुयायी हुआ करते थे। उदयगिरी और खंडगिरी में उसने कई जो है कृत्रिम तरीके से गुफाओं में कृत्रिम तरीके से गुफाएं बनाए हैं। हाथी गुम्फा अभिलेख इसी का मिलता है, खारवेल का। तो उसी के संबंध में पूछ रहा है कि वहां जो है क्या उन्होंने एक उपाधि धारण किया था, राजर्षि की उपाधि। जैन के भी समर्थक थे यहाँ, मगर इनकी उपाधि क्या है, राजर्षि। राजर्षि का मतलब क्या है कि राजाओं में ऋषि के समान। जैसे कि साथ में छत्तीसगढ़ में जानते हैं कि आगे गुप्तोत्तर काल के बाद छत्तीसगढ़ में क्षेत्रीय राजवंश राजर्षि तुल्य वंश भी मिलता है। तो कुछ लोग ऐसे कहते हैं कि यहाँ खारवेल के ही कोई वंशज रहे होंगे, ऐसा भी अनुमान लगाते हैं। मगर हमें भी समझना है कि खारवेल की उपाधि क्या था, राजर्षि। ये बिल्कुल सही है। अब उसके बाद पहली इधर देख लेते हैं, डी ऑप्शन प्रवरसेन प्रथम। प्रवरसेन प्रथम के बारे में जैसे बताया मैंने कि इसमें सातवाहन के बाद उनके जो सामंत हुआ करते थे विंध्य शक्ति, उसने जो है अंतिम जो सातवाहन शासक थे उनको हटा करके उसने वाकाटक वंश की नींव रखा था। और इस वाकाटक वंश के जो है विस्तार उनके जो पुत्र हुए प्रवरसेन प्रथम, इसने बड़ी मात्रा में विस्तार किया था। जैसे बताया था मैंने कि छत्तीसगढ़ पर भी उसका अधिकार हो गया था,
इसकी उपाधि हुआ करता था महाराज, इनकी उपाधि हुआ करता था महाराज। तो ये महाराज जो है प्रवर्त इनकी उपाधि हुआ करता था, बिल्कुल सही है। अब स्वाभाविक है इन सबके देखा देखी, इन सबके देखा देखी ही जो है छत्तीसगढ़ में, जैसे जानते हैं उसमें सरभपुरी वंश में कई शासकों ने महाराज की उपाधि धारण किया है। और राजर्षि, तो एक राजर्षि तुल्य वंश ऑलरेडी हुआ करता था, उनकी एक प्रकार से उपाधि एक प्रकार से कह सकते हैं, राजर्षि भी कह सकते हैं ये। तो ये तीनों तो सही है। अब उसमें एक और दे रखा है सातकर्णी प्रथम। ये सातकर्णी प्रथम जो है ये सातवाहन वंश के शासक हुआ करते थे, बड़े शक्तिशाली शासक, मतलब सबसे पहले सबसे शक्तिशाली शासक कह सकते हैं ये सातकर्णी प्रथम। सातकर्णी प्रथम जो है, मगर हाँ इनकी जो है उपाधि ये अद्वितीय या फिर एकमात्र ब्राह्मण, ये इनकी उपाधि नहीं हुआ करता था। ये जो है अद्वितीय या फिर एकमात्र ब्राह्मण, ये गौतमी पुत्र जो सातकर्णी था, ये उनका उपाधि हुआ करता था। ये स्वयं को जो है दक्षिणापथ के स्वामी भी कहते थे, गौतमी पुत्र सातकर्णी। क्यों? क्योंकि छत्तीसगढ़ के बहुत बड़े क्षेत्र जो दक्षिण की तरफ जो पथ जाता है उस पर उसने अधिकार कर लिया था, इसीलिए स्वयं को वो दक्षिणापथ के स्वामी के रूप में भी स्थापित करता है। तो ये एक्चुअल में जो है ऑप्शन 3 दे रखा है कि सातकर्णी की उपाधि अद्वितीय या फिर एकमात्र ब्राह्मण जो वर्णवर्थ का संरक्षक कहते हैं, इनको वर्णवर्थ का रक्षक कहा जाता था गौतमीपुत्र सातकर्णी को। मगर इसमें ये मेल बिल्कुल नहीं है, ये सी ऑप्शन इसमें गलत है। तो उत्तर कौन सा आया? सी। अगला प्रश्न, पतंजलि पहले बता चुका हूं मैं, शुंग वंश के दरबार में रहता है, 2 अश्वमेध यज्ञ करवाया है। निम्नलिखित में से किसके दरबार में थे? ये तो बहुत इजी प्रश्न हो गया। तो कौन था वो? शुंग वंश। और शुंग वंश में किसके समय? पुष्यमित्र शुंग के समय। तो सातवाहन वाकाटक इसमें तो नहीं थे, तो उत्तर कौन सा आ गया? ए। बहुत इजी प्रश्न है ये। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस शासक को वर्ण व्यवस्था का रक्षक कहा जाता था? वर्ण व्यवस्था का रक्षक का मतलब क्या हुआ कि वर्ण व्यवस्था मतलब क्या है? चतुर्वर्ण बोलते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो ये व्यवस्था बनी रहे, इस व्यवस्था को रखने वाला, इस व्यवस्था को बनाए रखने का जिन्होंने दायित्व तो संभाला था, ऐसा कह सकते हैं, इनको रक्षक माना जाता था। वो इसमें कह रहे कि कौन है, किस वंश की बात कर रहा है ये। अब किस वंश की मतलब किस वंश में क्या पर नाम दे रखा है, राजाओं के नाम दे रखे, जैसे कि पुष्यमित्र शुंग। ठीक है, पुष्यमित्र शुंग ब्राह्मण था, मगर उसके बारे में स्वयं को ऐसा जो है कभी कि अद्वितीय ब्राह्मण या फिर एकमात्र ब्राह्मण, ये एक्चुअली में उनका नहीं था। ये एग्जैक्टली अगर देखा जाए ये खारवेल का भी नहीं था, ये पुष्यशुंग भी नहीं था, ये वासुदेव कर्मा का भी नहीं था। ये था एक्चुअल में गौतमी पुत्र सातकर्णी का, जो स्वयं को अद्वितीय ब्राह्मण, एकमात्र ब्राह्मण ये कहकर पुकारते थे। तो स्वयं को ब्राह्मणवादी जो परंपरा में जो वर्ण व्यवस्था है उनकी रक्षक के रूप में देखते थे। ये प्राकृत इनकी जो है राजकाज की भाषा हुआ करता था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस तरह के प्रश्न जो है आजकल बनाए जा सकते हैं। तो उत्तर कौन सा है इसमें? सी। अगला प्रश्न, आंध्र सातवाहन वंश से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? ये सातवाहन से संबंधित प्रश्न पूछ रहे हैं हमसे ये। अब पहले पूछ रहे हैं कि आंध्र सातवाहन वंश की नींव सिमुक ने स्थापित किया। ये बिल्कुल सही बात है। कण्व में जो अंतिम शासक था उनके क्षेत्र पर अधिकार कर लिया, उसको साथ में पराजित भी कर दिया और उसने सातवाहन वंश की स्थापना की। सातवाहन वंश का मतलब मैं मुख्य रूप से पहले शुरुआती इस क्षेत्र को जीता और उससे फिर आगे दक्षिण की तरफ अपने राज्य का विस्तार किया। इस तरह से दक्षिण में थोड़ा ज्यादा हो गया, तो दक्षिण की तरफ उसने राज्य का विस्तार किया और दक्षिण में इधर अमरावती तक, यहाँ दक्षिण में अमरावती तक राज्य का विस्तार कर लिया, अमरावती को राजधानी बनाया। पहले राजधानी का पैठन या प्रतिष्ठान हुआ करता था महाराष्ट्र में। ये बिल्कुल सही है, दूसरा ऑप्शन कह रहे हैं ये। सातकर्णी प्रथम, सातकर्णी प्रथम जो बड़े शक्तिशाली शासक थे ने मालवा, नर्मदा घाटी और विदर्भ पर अधिकार कर अमरावती को राजधानी बनाया। ये बिल्कुल सही बह रहा है ये बिल्कुल सही कह रहा है ये बड़े शक्तिशाली शासक थे सातकर्णी प्रथम। इसने अमरावती तक अपने राज्य का विस्तार कर लिया, उसको दूसरी राजधानी बनाया। पहली राजधानी इनका
प्रतिष्ठान या फिर पैठण हुआ करता था। उसके बाद सी ऑप्शन, इसके शासक हैल हाल हाल एक शासक हुआ करता था, और इसी हाल का जो है हमें छत्तीसगढ़ में कुछ सिक्के मिले हुए हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हाल ने जो है प्राकृत भाषा उनकी सातवाहनों की राजकीय भाषा हुआ करता था, उसमें कह रहे कि गाथा सप्तशती की रचना किया था। ये हाल बहुत विद्वान थे ऐसे कहते हैं। उन्होंने अपने दरबार में जो है कई विद्वानों को संरक्षण भी दिया था। गुणाढ्य करके भी जो है एक कवि उनके दरबार में हुआ करते थे, जिन्होंने वृहत कोश भी लिखा था। तो इस प्रकार से क्या है, जो हाल शासक है ये प्राकृत में गाथा सप्तशती की रचना किया था, ये बिल्कुल सही है। तो उत्तर क्या होगा, तीनों के तीनों सही है, तो उत्तर होगा इसमें डी, इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न, एक दो प्रश्न बस और कर लेने चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। सातवाहन शासक से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है। पहले कौन सा गलत नहीं है, हमें ये देखना है। ये गौतमी पुत्र सातकर्णी विच्छित होते चातुर्वर्ण को पुनः स्थापित किया, बिल्कुल सही। जैसे मैंने बताया कि वर्ण व्यवस्था के रक्षक रूप में स्थापित करता, ये बिल्कुल सही है। इन्होंने ब्राह्मणों और बौद्ध भिक्षुओं को, ब्राह्मण और बौद्ध भिक्षु उनकी बात हो रही है, उनको जो है कर मुक्त ग्राम दान, कर मुक्त ग्राम दान मतलब यह है कि गांव को दान में देने की परंपरा शुरू किया इन्होंने। तो ये सातवाहन वंश जो है पहले शासक कह सकते हैं जिन्होंने व्यवस्थित रूप से एक प्रकार से शुरुआत किया कि भूमि को, अब केवल भूमि नहीं, छोटे भूमि नहीं, पूरे गांव को उसने, कई गांवों के सब ब्राह्मणों को, बौद्धों को उसने, बौद्ध भिक्षुओं को उसने दान दे दिया। और जो बौद्ध ब्राह्मणों को जो दान में दिया जाता, तो गांव जिनको दान में दिया जाता, जिन गांव को दान में दिया जाता था उनको अग्रहार भी कहते थे। तो हमें ये भी ध्यान में रखना है। तो ये एक्चुअल में बिल्कुल सही है कि सातवाहन जो है गौतमीपुत्र सातकर्णी ने ब्राह्मणों को और साथ में बौद्ध भिक्षुओं को उसने कर मुक्त ज्ञान देने की परंपरा शुरुआत किया था। तो यहां भी ऑप्शन सही है, सी ऑप्शन, ब्राह्मणों को दिया गया कर मुक्त गांव को अग्रहार कहते थे, ये बिल्कुल सही है। तो तीनों को तीनों सही है, ये भी ध्यान में रखना है। अगला और लास्ट प्रश्न, उत्तर है डी। अगला और लास्ट प्रश्न, वाकाटक वंश से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है, मतलब क्या गलत है, हमें ये देख रहे हैं। ये जैसे कि इसमें क्या है, वाकाटक वंश की नींव सातवाहनों के सामंत विंध्य शक्ति ने रखा, ये बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल सही है। सातवाहन के सामंत ही थे जिसने वाकाटक वंश की नींव रखा। उसके बाद कह रहे हैं, तो पहले सही है। इसके बाद कह रहे हैं प्रवर सेन इस वंश के सबसे शक्तिशाली शासक थे जिन्होंने महाराजा की उपाधि धारण किया, ये बात भी बिल्कुल सही है। राज्य के विस्तार किया, उसने नंदीवर्धन को अपनी राजधानी बनाया, तो दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। अगला सी ऑप्शन, वाकाटक शासक, देखो इसी वंश में कह रहे हैं नरेंद्र सेन के शासन काल में नल राजा, नल मतलब दंडकर्ण क्षेत्र की बात कर रहे हैं, भौदत्त वर्मन ने आक्रमण किया था, ये बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखो प्रवर सेन जो है ठीक है, सबसे पहले तो विंध्य शक्ति हुए, विंध्य शक्ति के बाद में इसमें प्रवर सेन प्रथम राज्य विस्तार किया। उसके बाद जो है उसमें गौतमी उनका पुत्र हुआ करता था, और साथ में सर्व सर्व में सर्वदेव, उसमें सर्ववर्मा हुआ करता था। ये दो भाई कह सकते हैं, दोनों के बीच में राज्य का बंटवारा कर दिया। एक को नंदीवर्धन वाला क्षेत्र दिया और दूसरे को जो है वत्सगुम वाला क्षेत्र दिया। तो नंदीवर्धन के जो शासक जिनको गौतमी बनना था, दुर्भाग्य से कहते हैं उनकी मृत्यु हो गया राजा बनने से पहले। और उसके बाद जो है उसमें जो है जो रुद्रसेन प्रथम था, उसको राजा बनाया गया। उसके बाद इसी क्रम में पृथ्वीसेन प्रथम भी आया, उसके बाद इसमें रुद्रसेन द्वितीय आया, उसके बाद फिर इसमें और भी शासक हुए। उसी क्रम में है एक नरेंद्र सेन, ये भी शासन इसने यहाँ भी शासन किया। इसके शासन काल में जो है इस तरफ जो नल राजा थे, दक्षिण जो बस्तर क्षेत्र में जो नल शासक था भौदत्त, इन्होंने आक्रमण किया था, ये बिल्कुल सही है। तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। ये तो हो गया आज का प्रश्न हमारा। आज के लेक्चर में करीब इसमें बहुत सारे क्वेश्चन कवर किया मैंने साथ में, मगर मेनली इसमें समझाने का प्रयास था कि एक्चुअल में केवल तथ्यों को देखना ही नहीं है, हमें केवल प्रश्न को समझना बस नहीं है कि प्रश्न जो है ऐसे बन गया, इतना प्रश्न बन गया। इंपॉर्टेंट ये है कि उसमें हमें चीजों को पढ़ना किस वे में है, हमें कि हमें तथ्य को
कैसे दिमाग में रखना है, इंपॉर्टेंट ये है हमारे पास में। तो भारत के इतिहास को समझने के लिए जो है एक बिल्कुल एक घटनाक्रम है, कहानी ओवरऑल में ये राजनीतिक जीवन में क्या घटनाक्रम है, आर्थिक जीवन में क्या घटनाक्रम है, सामाजिक जीवन में क्या घटनाक्रम है, और सांस्कृतिक जीवन में क्या घटनाक्रम है। भारत के इतिहास को समझने का यहाँ भी एक साइंटिफिक तरीका हो सकता है, जिनमें हम तथ्यों को याद करके, जिनमें तथ्यों को रख करके याद करना आसान हो जाए। तो यहाँ तो हो गया आज का हमारा 9वां लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में इसी तरह से और बहुत सारे प्रश्नों पर डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।